ये मेंस देने वाले सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने सेलेक्ट वो एज ए MEO सेलेक्ट हुई हैं पूनम कुमारी, उनका मार्कशीट है। मार्कशीट ही नहीं है, साथ ही साथ BPSC में किस तरह से उन्होंने किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था वह भी हमारे पास है, और क्वेश्चन क्या था यह भी है। तो इस वीडियो से आप साइंटिफिकली अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, तो आपको किस डायरेक्शन में आंसर राइटिंग करने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं मार्क्स, पहले इनका मार्क्स क्या था। मार्क्स अगर आप देखेंगे तो जनरल हिंदी तो क्वालिफाइंग होता है, जनरल स्टडीज पेपर 1 में 162 मार्क्स था, और जनरल स्टडीज पेपर 2 में 151 मार्क्स है, जो कि एवरेज से एज कंपेयर कम मार्क्स है। 162 मार्क्स भी एवरेज मार्क्स है, इसमें भी और एनहांस किया जा सकता है इसको भी, और 151 मार्क्स को तो जरूर ही इसको किया जा सकता है। तो आइए अब 151 मार्क्स है, और 151 मार्क्स है GS पेपर 2 में है, तो हमको जानना होगा GS पेपर 2 के क्वेश्चंस क्या थे और इन्होंने किस तरह से उसको लिखा था। अगर इसको हम समझ लेंगे तो आपको एक डायरेक्शन पता चलेगा, जो मेंस आंसर राइटिंग का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, और अगर किन्हीं का सिलेक्शन हुआ है तो क्या वह 100% परफेक्शन के साथ हुआ है या उसमें भी कुछ इम्परफेक्शन रहे हैं। ये देखते हैं। सबसे पहले GS पेपर 2 पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर वीडियो में। GS पेपर 2 का ही कंप्लीट एनालिसिस है। तो देखते हैं सबसे पहले इन्होंने किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स आए, और GS पेपर 2 होता क्या है। तो सबसे पहले GS पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें तो GS पेपर 2 जो है वह GS पेपर 2 में 3 सेक्शन आते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। सेक्शन 1 में होता है पॉलिटी का होता है, सेक्शन 2 ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का होता है, और सेक्शन 3 होता है साइंस टेक का। 3+3+2 का वह एवरेज होता है, रेशियो होता है, आपको आंसर करना होता है। आइए देखते हैं सबसे पहले तो इनका मार्क्स क्या था, इन्होंने किस सेक्शन में कितना मार्क्स लिया। ये देखिए, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, जो भी चीजें होती हैं वो सब लिखी हुई है यहाँ पे। GS पेपर 2 है, टोटल स्कोर 151। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट ना करके क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 5 भी अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं किया, 10 भी नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 किया है। अब इंपॉर्टेंट है ये कैसे क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए अगर आप समझना, आपने सिलेबस देखा होगा, ऑब्वियस सी बात है, मेंस दे रहे हैं तो आपको पता ही होगा GS पेपर 2 में कौन कौन से सेक्शन आते हैं। GS पेपर 2 में सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में आता है आपका इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। ऑब्वियस सी बात है, भारतीय राज्य व्यवस्था से हमें 4 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। इन्होंने भी किया है, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 भी आंसर किया है, इन्होंने किससे किया है, इंडियन पॉलिटी से किया है। क्वेश्चन नंबर 3 को इन्होंने छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 4 भी किया है, किससे किया है, इंडियन पॉलिटी से किया। फिर सेक्शन 2 होता है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सेक्शन होता है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स एक साथ होते हैं, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स। आप देखेंगे यहां से भी 3 क्वेश्चन का आंसर करना होता है, 3 क्वेश्चन का आंसर यहां से करना होता है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 ज्योग्राफी का होगा या इकोनॉमिक्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 7 किया है, तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से, यह भी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के सेक्शन होंगे। तो 3 क्वेश्चन का अटेम्प्ट इन्होंने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के किया है, क्योंकि 3+3+2 का रेशियो होता है। और लास्ट वन सेक्शन होता है, तीसरा सेक्शन होता है साइंस एंड टेक का होता है, साइंस एंड टेक का, जहां से 2 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो होंगे वह साइंस टेक के क्वेश्चन होंगे। 11 और 12 नंबर क्वेश्चन जो इन्होंने आंसर किया वो साइंस टेक के होंगे। अभी मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं, और साथ ही साथ इन्होंने उसको कैसे लिखा है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, क्या इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इसमें एक कॉमन थिंग्स आप देख पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका सब्जेक्ट रहा है ऑप्शनल पेपर होता था, इस एग्जाम में ऑप्शनल पेपर भी था ज्योग्राफी। तो आप एवरेज मार्किंग जो होते हैं, मार्क्स जो आते हैं आपके सारे क्वेश्चन पे मैक्सिमम मार्क्स आप एक्सपेक्ट नहीं, कुछ क्वेश्चन पे अच्छे मार्क्स भी होंगे तो कुछ क्वेश्चन पे बिलो एवरेज मार्क्स। लेकिन हमें कोशिश करना है जो बिलो एवरेज मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा हम लोग अपने साइंटिफिक अप्रोच के साथ बेहतर करें, ताकि उसमें भी हमें अच्छा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा, एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का अटेम्प्ट नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 4, ये 1 से लेकर के 4 तक के बीच जो क्वेश्चंस हैं का रिलेशन इंडियन पॉलिटी से। तो सबसे पहले इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन को हमें समझना होगा, और फिर क्वेश्चन को इन्होंने किस तरह से लिखा है तो समझना होगा, और दोनों को समझ के इंटरलिंक कर पाएंगे, और फिर आप देख पाएंगे क्या आप इसे बेहतर लिख पा रहे हैं
या इसी तरह से लिख पा रहे हैं या इसमें और कुछ करेक्शन करने की आपको जरूरत है। तो मेंस में यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही कारगर होगा अगर आप इसको सही तरीके से समझें और देखें। तो ये सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, इसमें इनको 20 मार्क्स आया, तो दिख रहा होगा। तो जो मार्क्स है 20 मार्क्स है क्वेश्चन नंबर 1 में। और क्या था और क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, फर्स्ट पेज होता है, उसमें ये सारी होती हैं। एक बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसपे मैं फोकस करना चाहूंगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर ऑन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल। क्या परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, इंपॉर्टेंट पॉइंट में अपने शब्दों में उत्तर दें, ध्यान रखना है। ना किताबी भाषा हो, ना नोट्स की भाषा हो, ना टीचर की भाषा हो, हमेशा किसकी भाषा हो, आपकी अपनी भाषा हो, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, यह एक वर्ड हमेशा अपने माइंड में सेट रखिए। इवन योर आंसर एज पॉसिबल एज ऑन योर लैंग्वेज, हमेशा अपनी भाषा में। और आपको यहाँ दिखेगा उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया, साथ ही साथ कुछ और चीजों को देख पाएंगे आप। डायग्राम और फ्लो चार्ट, जहां भी जरूरत हुई वहां पे इन्होंने इसको यूज किया है, तो उसका इंपैक्ट पड़ा है, जो जिसमें इन्होंने अधिक से अधिक फ्लो चार्ट को यूज किया है। साइंस टेक वाले सेक्शन में, ज्योग्राफी वाले सेक्शन। इंडियन पॉलिटी का पहला क्वेश्चन पे 20 मार्क्स था इनको। वह क्वेश्चन क्या था और क्वेश्चन क्या है वह देखेंगे हम लोग, और उसको इन्होंने किस तरह से लिखा है, क्या इसमें और इंप्रूवमेंट हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा। ये देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1, और इंग्लिश दोनों में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इंग्लिश में, द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सॉवरेन लेजिस्लेचर, इट हैज वास्ट बट नॉट अनलिमिटेड पावर। Comment on this statement and highlight as to why the Indian Parliament cannot be equated with counterpart. टीम इसको हम लोग देखें। भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, शक्तियां विशाल तो है पर असीम नहीं है। इस कथन पर टिप्पणी की और इस पर प्रकाश डाली। भारतीय संसद को उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग जो मेंस देने जा रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे सिलेबस में है, और यहाँ से रेगुलर एक क्वेश्चन होता है, या एक टॉपिक के कैटेगरी पॉलिटी को एक रखते हैं, वह पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और हमेशा से यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग यह भी क्वेश्चन रहा। तो समझ पा रहे होंगे आप, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है। यहाँ विशाल तो है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन असीम नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। इस कथन पर टिप्पणी की, तो आप टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद को उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं किया जा सकता। पर टिप्पणी कीजिए और डिटेल्स कीजिए किससे, भारत और ब्रिटिश समकक्ष, ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच कॉम्परेटिव स्टडी। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये इन्होंने किस तरह से लिखा है तो भी देखिए, क्या आप लोग इसे बेहतर लिख पाते हैं, क्या इतना लिख पाते हैं, क्या इन्होंने जो लिखा है क्या इसमें और करेक्शन की सिलेक्शन है। और बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, बहुत अच्छा लिखी है। कुछ चीजों को और करेक्ट कर लेती तो इनको 170 प्लस मार्क्स जरूर होते। ये देखते हैं क्या लिखा है। नंबर 1, देखिए अटेम्प्ट में भी इन्होंने क्या किया है, पहले साइंस टेक वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ये भी वहां पे मार्क्स आपको अच्छे दिख रहे हैं, और पॉलिटी वाले क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट किया, देख पा रहा हूं लास्ट में पॉलिटी वाले सेक्शन को अटेम्प्ट किया। संसद भारत का विधायी अंग है, जो शॉर्ट नोट्स पॉइंट है। संसद इंपॉर्टेंट विधायी अंग है, शक्तियां असीम नहीं है, इस पर शॉर्ट नोट्स लिखना। उस क्वेश्चन को और उसके बाद जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ उसका कॉम्परेटिव स्टडी, क्वेश्चन का आंसर इन्होंने किस तरह से लिखा देखेंगे आप। संसद भारत का विधायी अंग है, इसका वर्णन संविधान के भाग 5 में किया। प्रमुख कार्य विधियों की रूपरेखा तैयार करना और देश के लिए सर्वोच्च कानून का निर्माण करना, या ऐसा इन्होंने लिखा है। लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा से संसद का निर्माण होता है। भारतीय संसद के 3 भाग हैं, जिसमें राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न हिस्सा है, तो लोकसभा और राज्यसभा संसद का अभिन्न अंग है। फिर पैराग्राफ चेंज है, भारतीय संसद को स्वायत्त विधानमंडल की शक्ति नहीं प्रदान की गई। इस पंक्ति का उल्लेख करें तो निम्न बातें सामने आती हैं जो संसद के संप्रभुता पर अंकुश लगाती। संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, कठोर संविधान, मूल अधिकार, मूलभूत ढांचा का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, संप्रभु संस्था,
नहीं है। ये डायग्राम फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। अभी हम लोग इस पे करेक्शन करेंगे, क्या इनको लिखना चाहिए था या इन्होंने लिखा है और इनको 20 मार्क्स इस पे आए हैं। इस क्वेश्चन पे जो इनको मार्क्स आया है वह 20 मार्क्स है, देखते हैं। और इसमें मार्क्स बढ़ सकते हैं, 20 मार्क्स आया है तो अधिक मार्क्स नहीं आ सकते हैं, अधिक मार्क्स आ सकते हैं। कहाँ पे कमी है, क्या कमी है, इस पे हम लोग डिस्कस करें। और आप लोग जब लिखे तो उन कमियों को दूर करते हुए लिखे, ताकि आपके मार्क्स क्या हो, अच्छे हो। आइए देखते हैं और इन्होंने क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। फिर लिखा है भारतीय संसदीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है, अर्थात संसद संविधान को ध्यान में रखकर ही कानून बना सकती है, इसका बना कानून संविधान से ऊपर नहीं है। कहीं कठोर और लिखित संविधान के प्रावधान संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित करता है, इसके लिए विभिन्न राज्यों की सहमति अनिवार्य बनाता है। आर्टिकल 13 का प्रावधान लिखा है, फिर इन्होंने फिर मूल ढांचे का प्रावधान लिखा है, फिर न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पूर्णावलोकन का सिद्धांत। फिर संप्रभुता के तथ्य को देखें तो भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद की सर्वोच्चता को नकारा गया है और संविधान की सर्वोच्चता पर बल दिया गया। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। संसद की शक्तियों के बारे में फिर इन्होंने लिखा है। फिर देखिए, फिर हालांकि ये शक्तियां विशाल तो है परंतु असीमित नहीं है, इसके ऊपर इन्होंने फोकस किया है। भारतीय संसद की फिर ब्रिटिश संसद से तुलना, भारतीय संसद व्यवस्था में संसद संप्रभु नहीं है बल्कि संविधान संप्रभु बनाया गया, वहीं ब्रिटिश व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता की प्रधानता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, क्या चेंज करना है हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसको डिटेल्स पढ़ देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। भारतीय संसदीय व्यवस्था में निम्न उच्च सदन से प्रधानमंत्री का चयन हो सकता है, परंतु ब्रिटिश व्यवस्था में निम्न सदन से ही सर्वोच्च नेता। यह कॉम्परेटिव स्टडी कर रही है, यह सही है, इनका यह स्टडी सही है, सारी चीजें सही है। फिर इन्होंने यहाँ क्या किया है तो कंक्लूड किया लास्ट में, लास्ट पैराग्राफ में पढ़ता हूँ। अतः भारतीय संसद ब्रिटिश संसद से बहुत अलग है, परंतु कुछ चीजें को ब्रिटेन से ग्रहण कर उसमें आवश्यक परिवर्तन कर उसे भारतीय संसद ने अपनाया है भारतीय परिस्थिति। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा, मैं इसको टेलीग्राम पे सेंड भी कर दूंगा, इनका कॉपी वहां से भी देख सकते हैं, ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ क्या देख पा रहे हैं आप। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन जो मैं समझ पा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन को और बेहतर बनाया जा सकता। कैसे बनाया जा सकता था समझिए। इन्होंने सीधा सीधा लिखा है संसद भारत का विधायी अंग है, इसका वर्णन संविधान के भाग 5। यह बड़ा ही सतही इंट्रोडक्शन है क्वेश्चन का। हमेशा क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में कुछ चीजों को आपको ध्यान रखने की, जनरली बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं आइए देखते हैं। इन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया है इस क्वेश्चन का, यह केवल भारतीय संसद स्वायत्त विधान मंडल नहीं है, इसका इंट्रोडक्शन दिया। और ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती इसकी तुलना, इसको इंट्रोड्यूस किया ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप क्वेश्चन लिखने जाए तो कंप्लीट क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना। क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट हैं, इन सारे पार्ट को इंटरलिंक्ड करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन आपको देना है। अब बताइए इसका कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। इसका कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन आप कुछ इस तरह से दे, भारतीय संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से अपनाया गया है, लेकिन जहां भारत में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, वहीं ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र के जगह वहां पे क्या संसदीय राजतंत्र की। साथ ही भारत में शक्ति के पृथकीकरण के सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार नहीं की गई, अर्थात संसदीय प्रणाली के संसद के तीनों ही अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वायत्त तो हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है उनकी शक्तियां असीम है, बल्कि वो एक दूसरे को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर इस तरह का हमारा इंट्रोडक्शन होता तो शायद इस क्वेश्चन पे हमें अच्छे मार्क्स। बॉडी में इन्होंने सही लिखा है, गुड बैड जो भी है, कंटेंट दिया है, बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, कॉन्साइज वे में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारे डायमेंशन को कवर किया। लेकिन एक इंट्रोडक्शन इस मैनर का होना चाहिए जिससे हमारे कंप्लीट क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन के कंप्लीट पार्ट को हम एक इंटरलिंक्ड अप्रोच से इंट्रोड्यूस करें। तो मेरा इस क्वेश्चन के इवैल्यूएशन को लेकर के यही कहना है, इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को अगर इंप्रूव कर दिया जाए, इस क्वेश्चन के कंक्लूजन को थोड़ा इंप्रूव कर दिया जाए, जहां अभी 20 या 21 मार्क्स आई थिंक लगता आया है इनको, वहां 4-5 मार्क्स और बढ़ सकता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है मेन, जहां से आप मार्क्स को इनहेंस कर सकते हैं। बाकी तो कंटेंट है जो कि आप पढ़ते हैं, आपके माइंड में फ्रेम होता है, स्किल होता है इंट्रोड्यूस करना और उसको कंक्लूज करना। तो पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है, पहले क्वेश्चन में इनको कितना मार्क्स था 20 मार्क्स, दूसरे क्वेश्चन लगता है 15 मार्क्स है, 15 या 13 मार्क्स कुछ इस तरह से है। दूसरा क्वेश्चन भी इन्होंने अटेम्प्ट किया है, ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए इंडियन पॉलिटी का ही क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन भी,
दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया एंड इट्स प्रोस्पेक्ट फ्यूचर विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। ये क्वेश्चन के कितने पार्ट है, कितने सेक्शन है, हालांकि अब जो है आप लास्ट मेंस का एग्जाम देखेंगे उसमें तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये क्वेश्चन चूंकि ये इनका सिलेक्शन हो चुका है या फाइनल हो चुका है, ये हम लोग पहले इस क्वेश्चन के साथ डिस्कस। क्वेश्चन में देखेंगे 3-4 पार्ट है, फिर देखेंगे आप, फिर एक बार फिर से मैं रिपीट कर, बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इनकी संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या का रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन भी पार्लियामेंट्री सिस्टम से था, एक क्वेश्चन फिक्स है वहां से आता ही है मेंस में, इस बार भी एक क्वेश्चन आएंगे वहां से। दूसरा है फेडरल स्ट्रक्चर से, संघवाद से है। बिहार के विशेष संदर्भ में भारत के केंद्र राज्य संबंधों की समस्या, इसका संबंध किससे है? संघवाद से है। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए, समस्या है और भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज है इसको डिस्कस कर देंगे। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या का रचनात्मक रूप से कैसे संभाला। यहाँ पे संघवाद के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें एक प्रकार है सहकारी संघवाद, जिसको इंग्लिश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। और यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सीधा अर्थ होता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट, राज्य और केंद्र के बीच एक समन्वय होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या होना चाहिए और इन्होंने क्या लिखा है जिस कारण से इनके मार्क्स कम। तो आप बेहतर समझ पाएंगे अगर आप इस तरह से लिख लेते हैं तो आपको इतना मार्क्स आएगा, और अगर आप इससे बेहतर लिख पाते हैं तो इससे अच्छे मार्क्स आएंगे, और इस तरह से भी नहीं लिखते हैं तो इससे कम मार्क्स आएंगे। तो सब आपको समझना है। देखिए, मेंस आंसर राइटिंग में जो टीचर का है, कोचिंग का है, रोल एकदम नहीं होता। आप अगर चीज़ों को समझ लेते हैं और समझदारी के साथ अपने आप को डेवलप करते हैं थ्रू डिफरेंट एंगल से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो आप बेहतर कर जाते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं जो इस क्वेश्चन को इन्होंने किस तरह से लिखा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन को करूं तो प्रकृति सीधे इन्होंने क्वेश्चन से कमी है, एक्चुअली बहुत कमी है, इसलिए मार्क्स भी कम, आप भी देख पा रहे हैं कमी है, हम लोग डिस्कस करेंगे फिर। लेकिन उससे पहले देखते हैं और इन्होंने क्या लिखा है। केंद्र राज्य संबंध ऑब्वियस बात है, कार्यकारी संबंध है, वित्तीय संबंध है, विधायक को इन्होंने कोट किया है। तो एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप होता है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप होता है, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप। फिर बिहार में केंद्र राज्य संबंधों में उत्पन्न समस्याएं क्या है, इसको इन्होंने लिखा है। राज्यपाल से जुड़े विवाद, आपातकालीन राष्ट्रपति के बंटवारे और जीएसटी क्षतिपूर्ति, विशेष राज्य का दर्जा, ये सब पॉइंट्स इन्होंने सही दिया है, गलत नहीं है, सही है सारे। उपरोक्त विवादों के केंद्र में रखते हुए केंद्र राज्य समस्या काफी गंभीर है। राज्यपाल की नियुक्ति में केंद्र मनमानी, देखिए ये सारा डायमेंशन है, क्वेश्चन का एंगल है, लिख सही रही है, ये कहीं से भी गलत नहीं लिख रही हैं। लेकिन जो आंसर राइटिंग का अप्रोच होना चाहिए, आंसर राइटिंग का जो टेक्निक होना चाहिए, वह हमारे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो रहा है। और आपको दिख रहा होगा इसके इंट्रोडक्शन में क्या कमी है, कहाँ पे यह लैग कर रही है, कहाँ इनको और इंप्रूव करने की जरूरत थी, और आप लोग जब देने जाएंगे तो कहाँ इंप्रूव करेंगे, ताकि आपको 20-25 मार्क्स, 22+ तो मार्क्स होने ही चाहिए। इससे क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन ऐसा है जहाँ पे हम मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है का ज्योग्राफी वाले सेक्शन में बहुत अच्छा मार्क्स है, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर भी था, और साइंस टेक में भी अच्छा मार्क्स। अगर ये पॉलिटी में अच्छा मार्क्स ले लेती तो शायद इनके मार्क्स और भी बेहतर होते, लेकिन लेके करती भी क्या ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इनका मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट हुई हैं और अंडर एज है, ये एक ही पोस्ट के लिए ये एलिजिबल थी और वही पोस्ट इनको मिला है। तो ये भी इनका एक मामला है, लेकिन आप लोग के साथ हो सकता है परिस्थितियां कुछ और हो। तो देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र मनमानी, इस तरह से है, सारा कुछ लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है। केंद्रीय योजनाओं को जबरदस्ती राज्यों पर थोपा जाना, सारे पॉइंट्स हैं। फिर सहकारी संघवाद का उदाहरण दिए, जैसे सहकारी संघवाद में राज्य और केंद्र के परस्पर सहयोग के माध्यम से एवं विधियों का क्रियान्वयन करती है, एक दूसरे के सहयोग और समन्वय प्रदान करती है। बहुत अच्छा है, यह वर्ड एकदम परफेक्ट है। फिर सहकारी संघवाद के एग्जाम्पल क्या है, जीएसटी काउंसिल है, नीति आयोग है, सब सहकारी संघवाद के एग्जाम्पल है। और फिर अतः सहकारी संघवाद को बढ़ावा देकर केंद्र राज्य संबंधों को कम किया जा सकता है, केंद्र राज्य संबंधों को कम किया, केंद्र राज्य विवादों को कम किया जा सकता है, एक वर्ड यद, वो विकास को एक निश्चित दिशा दिया जा सकता है। अब आइए देखते हैं क्या मामला, इसको अगर आप होते तो कैसे लिखते और इसमें कमी क्या है। प्रोडक्शन से हम लोग देखना चाहते हैं। प्रोडक्शन में इन्होंने जो लिखा है, भारतीय संविधान के भाग 4 में केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा की गई, जो काफी विस्तृत एवं विशाल प्रकृति।
यह इन्होंने लिखा है। ये देखते हैं एक्चुअल में होना क्या चाहिए था इसका इंट्रोडक्शन, से हमारे मार्क्स अच्छे और आप भी इसको समझ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 है यह, बिहार के विशेष संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में भावनाओं पर चर्चा कीजिए। पार्ट है, जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्याओं का रचनात्मक रूप से कैसे, सेम प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 के इंट्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम था, सेम प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 के इंट्रोडक्शन। उन्होंने केवल केंद्र राज्य संबंध संघवाद कहां है इसको इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोडक्शन में कहीं सहकारी संघवाद नहीं। समझिएगा, इसको लिखने का तरीका होना चाहिए था, इंट्रोडक्शन को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जा सकता था। भारत में संघीय शासन व्यवस्था को, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के शक्ति का स्रोत संविधान होता है जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वायत्त हो। इस कारण से केंद्र और राज्यों के मध्य अनेक प्रकार के संबंधों की प्रवृत्ति विकसित होती है और उसी में से एक प्रवृत्ति है सहकारी संघ। सहकारी संघवाद इंट्रोडक्शन में, सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय की भावना प्रबल, अर्थात कभी सहकारी स्वरूप भी रहा है तो कभी जो है विवादास्पद स्वरूप भी रहा। कुछ इस तरह से कोट करते हुए हमको आगे बढ़ना था। तो अगर इस तरह से इंट्रोड्यूस होता और देन फिर जिस तरह से इन्होंने लिखा है अगर वही लिखा होता और लास्ट में फाइनली कंक्लूजन होता तो शायद इसमें भी हमारे क्या होते, अच्छे मार्क्स होते। ये एक छोटा सा शॉर्ट एनालिसिस है इनके क्वेश्चन के आंसर लिखने के तरीका को, क्वेश्चन को, और आप इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। हालांकि इस बच्ची ने बहुत अच्छा लिखा है चीजों को, कुछ क्वेश्चंस को तो बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेक्शन करना है यह देखा आपने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या, और क्वेश्चन नंबर 3 को इन्होंने कैसे लिखा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 को इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 3 की जगह इन्होंने 4 को अटेम्प्ट किया। क्या है यह, जुडिशियरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जुडिशियरी सिस्टम। अभी देखिए 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, 4 क्वेश्चन में 4 टॉपिक हैं। एक था इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, जो इंपॉर्टेंट है, आप भी इस बार करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है। दूसरा है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म से भी क्वेश्चन था। तीसरा था पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, एक दलीय बहुदलीय शासन व्यवस्था प्रवृत्ति, लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल की प्रवृत्ति होती है उससे राजनीति, पॉलिटिकल पार्टीज। तीन क्वेश्चन थे, तीसरा अटेम्प्ट इन्होंने। और चौथा जुडिशरी सिस्टम, यहाँ से भी रेगुलर क्वेश्चन, आप लोग चारों टॉपिक को जरूर करेंगे, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आते ही हैं। तो जुडिशियरी सिस्टम वाले क्वेश्चन पर को इन्होंने अटेम्प्ट किया है। तो क्या है यह क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर इन्होंने क्या लिखा और फिर क्या सही इसका होना चाहिए। एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति, भारत में के संविधान की एक प्रमुख विशेषता। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित समझाएं। इंपॉर्टेंट है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सिस्टम है जिसे न्यायिक समीक्षा प्राप्त है, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता, ऑब्वियस सी बात है, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है जुडिशियल रिव्यू, अर्थात न्यायपालिका अपने निर्णयों को भी क्या करती है, बार बार बदलती है। क्यों बदलती है? परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार बदलाव की जरूरत है तो वह न्यायपालिका करती है। फिर उसके बाद क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को और बढ़ा दिया? उदाहरण देकर, अर्थात न्यायिक सक्रियता ने, जुडिशियल एक्टिविज्म, यहाँ पे न्यायिक समीक्षा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू है और यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म है, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों के अलग अलग डायमेंशन है, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक ही होता है ऑलमोस्ट, ध्यान रखिएगा। लिखने का तरीका में थोड़ा सा डिफरेंस होगा दोनों में। न्यायिक सक्रियता सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को, अर्थात न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका क्या करती है, विधायिका के कानून को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अविधायी करार देती है और बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेती है जिससे कार्यपालिका और विधायिका के और न्यायपालिका के बीच क्या होता है, टकराव होता है। उस कंटेक्स्ट में यह क्वेश्चन है। अब यह क्वेश्चन समझ रहे हैं, इसका आंसर इन्होंने किस तरह से लिखा और क्या इसमें करेक्शन होना चाहिए ताकि और अच्छे मार्क्स। मुझे लगता है 13 मार्क्स ही है, बहुत कम मार्क्स है इस क्वेश्चन में, जबकि इसमें हमारे अच्छे मार्क्स होने चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पालिका का प्रावधान, भारतीय न्यायपालिका की शक्ति अपरिहार्य है। फिर शक्ति क्या क्या है, न्यायिक समीक्षा, मूल अधिकारिता, रीट में अधिक्षेत्राधिकार, अपीलीय अधिकार, ये सब न्यायपालिका के बारे में लिखा। फिर इन्होंने लिखा भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं जिला स्तर पर न्यायालय, तो जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमारे जुडिशरी सिस्टम का, वह इन्होंने लिखा है। फिर लिखा इन्होंने न्यायपालिका की शक्तियों में सबसे बृहद और विवादास्पद शक्ति न्यायिक समीक्षा माना गया है। न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान की देन नहीं है, अपितु इसे अमेरिकी संविधान ग्रहण किया है। तात्पर्य कार्यपालिका द्वारा बने कानून की समीक्षा करने की शक्ति से, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत थी,
इसके साथ ही साथ न्यायपालिका अपने निर्णयों को भी समीक्षा करती है, अपने निर्णयों को भी रिव्यू करती है। और कुछ उदाहरण, एक दो उदाहरण लेना चाहिए था। भारतीय संसद विधानमंडल कार्यपालिका द्वारा कोई भी विधि बनाई गई है तो यह न्यायपालिका का कर्तव्य बनता है कि उन विधियों को देखे कि विधि संसद के प्रावधानों के साथ तर्कसंगत है या नहीं। ठीक है। न्यायिक समीक्षा विधि, विधि के शासन, विधि की समय। देखिए डायग्राम फ्लो चार्ट थोड़ा यूज किया इन्होंने, ये सही है, करना भी चाहिए, आप लोगों को भी करना चाहिए। अतः न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका संसद के ऊपर प्रतिबंध लगाती है, कोई भी विधि संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन न करे। वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका विस्तृत शक्ति, न्यायिक सक्रियता का उल्लेख करे तो यह बिंदु सामने आता है कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को व्यापक बनाता है। न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका का सक्रिय कदम से लगाया जा सकता है, अर्थात जब देश को विधायिका और कार्यपालिका देश के हित में, नागरिकों के हित में अनदेखी करती है तो न्यायालय उनके हितों की रक्षा करती है। शाखा, गाइडलाइंस और पर्यावरण संबंधित यह एग्जाम्पल दिया इन्होंने। यहाँ पे न्यायिक सक्रियता होता क्या है, पहले इसको डिफाइन करना चाहिए था। और न्यायिक सक्रियता कब से, किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे जुडिशियरी सिस्टम में। अधिक बहुत सारे मामलों में, जिसमें एक एग्जाम्पल जरूर लेना चाहिए था, हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य केस। फर्स्ट टाइम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जो है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य केस में ही डाला गया था। तो वहां से जो है PIL का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, जिसने न्यायिक सक्रियता को क्या किया और बढ़ाया है। इस तरह से कुछ चीजों को यहाँ पे कनेक्ट करने की जरूरत थी। अतः न्यायिक सक्रियता का सीधा तात्पर्य संविधान से है। न्यायिक सक्रियता की आलोचना फिर, हालांकि न्यायिक सक्रियता दोधारी तलवार की भांति है, जिसका उपयुक्त उपयोग न्यायपालिका की जवाबदेह बनाती है। दोधारी तलवार, ये सब वर्ड हमें नहीं लगता है GS में यूज करना चाहिए वर्ड है। न्यायिक सक्रियता में चयनात्मक रूप से न्यायिक सक्रियता का जो कहाँ पे प्रयोग होना चाहिए, कहाँ पे प्रयोग नहीं होना चाहिए, इस तरह का एक मैकेनिज्म होना चाहिए। इस तरह की कम है। जैसे क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता के रूप में स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका का उल्लेख किया गया। संविधान के अनुच्छेद 124 तक न्यायपालिका का प्रावधान किया गया। एकदम सीधा सीधा इंट्रोड्यूस किया है, न्यायपालिका कहाँ है, क्या है। क्वेश्चन तो हमारा यह नहीं है, क्या सा लॉजिक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखते हैं तब समझ पाएंगे हम। क्वेश्चन हमारा है एक स्वतंत्र न्यायपालिका से न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की। यह क्वेश्चन हमारा है। जुडिशियल रिव्यू भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। क्या आपको लगता है न्यायिक सक्रियता, उदाहरण दी, न्यायिक सक्रियता उच्च न्यायालय को और बढ़ा, उदाहरण दी, तो कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जा सकता। भारत में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, सॉरी इस तरह से कर सकते। सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और तीनों अंगों में समन्वय है, संतुलन है, लेकिन शक्ति के पृथकीकरण के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया। अर्थात विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका अपने कार्यों के प्रति, कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, और न केवल विधायिका के प्रति बल्कि न्यायपालिका के प्रति भी जवाबदेह होती है। संविधान की इसी विशेषता के कारण भारत में न्यायपालिका को न्यायिक से संबंधित और बहुत सारे मामलों से संबंधित एक विस्तृत अधिकार दिया गया है, जिसमें से एक अधिकार है न्यायिक समीक्षा, दूसरा है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य है न्यायपालिका जहां न केवल विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करता है, बल्कि अपने निर्णयों, अपने पूर्व के निर्णयों की समीक्षा करता है। जबकि न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य है, न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत न्यायपालिका न केवल समीक्षा करता है, बल्कि विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए मौलिक अधिकार के प्रमुख संरक्षक के रूप में उपस्थित होता है। अगर कुछ इस तरह से इंट्रोडक्शन होता का, तो शायद चीजें और अच्छी हो। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बॉडी में लिखा है, इन्होंने कंटेंट लिखा है, अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। हो सकता है कुछ बच्चे उसमें पॉइंट मिस करे, कुछ और एक्स्ट्रा लिखे, कुछ कम लिखे, वह बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंट्रोडक्शन हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, और वह क्या होना चाहिए, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में हो, हमेशा प्रश्न के संदर्भ में होना चाहिए, ना कि टॉपिक के संदर्भ में। आप यहाँ पे एक कॉमन चीज देख रहे होंगे, या संसदीय प्रणाली देखें, केंद्र राज संबंध देखें, या न्यायपालिका, जो इन्होंने लिखा है वह टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखा है, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना आंसर नहीं लिखा, इंट्रोडक्शन नहीं लिखा, सॉरी आंसर लिखा है, इंट्रोडक्शन नहीं लिखा। अगर परिचय ये क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग डिजाइन करती, शायद इनको तो इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन में इनके मार्क्स के कम होने की
ये कारण है। अब मैं जब जो इनका सबसे बेस्ट सेक्शन रहा है, जहाँ पे सबसे अच्छा मार्क्स आया है, तो मैं डिस्कस करूँगा, ताकि और सारे क्वेश्चन को डिस्कस काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। मैं इसको सेंड आपको टेलीग्राम चैनल पे आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो सबसे अच्छा मार्क्स आया है जिस सेक्शन, उस सेक्शन में क्यों इतना 27 मार्क्स अपने आप में बहुत अच्छा मार्क्स होता है, क्यों आया है, आप लोग उस ये देखते। सबसे पहले तो एक बार चेक करना होगा मुझे 7 मार्क्स किस टॉप में। एस पर नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स, आयोग की स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के 19 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 18वां है। देखिए, आयोग का रिपोर्ट है जिसमें बिहार कंटेक्स्ट, बिहार से संबंधित जो ये होता है क्वेश्चन आपको जो। फिर देखिए, इस राज्य में इस दयनीय स्थिति के उत्तरदायी कारकों को, बिहार में स्वास्थ्य स्थिति क्या कदम उठाए गए हैं, क्या वे पर्याप्त हैं, अपने उत्तर को तथ्य एवं आंकड़ों से पूछते। टेक्निकल क्वेश्चन, और टेक्निकल क्वेश्चन अगर आपके पास पॉइंट है, कंटेंट है, तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। और इन्होंने ऐसा ही किया है, दिख रहा है। और 27 मार्क्स इनको इसी क्वेश्चन। ये देखते हैं 27 मार्क्स क्या है इसको। ये का बेस्ट स्कोर क्वेश्चन है, 7 मार्क्स इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स होता है। क्वेश्चन हमने पढ़ा था अभी, आइए देखिए क्या है, देखिएगा। और इस तरह से चीजों को जरूर आप लोग क्या करेंगे। लिखा है, नीति आयोग देश की सर्वश्रेष्ठ थिंक टैंक के रूप में अपनी अंकों के राज्यों का अध्ययन कर आत्मक संवाद को बढ़ावा दे। यह देखने से ही लग रहा है, बोला था अपनी भाषा शब्द अपने लैंग्वेज के साथ इन्होंने स्टार्ट किया। क्रम में स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2021 बिहार के 19 बड़े राज्यों में 18वां स्थान प्राप्त हुआ, जो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था गंभीर सवाल खड़ा कर। देखिए, यहाँ पर वह गलती एकदम नहीं हुआ है। और क्वेश्चन पा रहे होंगे आप, उन्होंने इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन में हर एक डायमेंशन को, पहले पार्ट को अगर क्वेश्चन याद होगा तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को और क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को, दोनों ही पार्ट को अपने इंट्रोडक्शन में इन्होंने कवर किया है। और इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कारण से इनको 7 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स। आइए देखते हैं बॉडी में क्या लिखा। ऑब्वियस सी बात है, बॉडी में आप तभी लिख पाएंगे जब आपको याद होगा इस क्वेश्चन का टेक्निकल क्वेश्चन है। बिहार की दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी कारक कारक है, वह उन्होंने लिखा है बाढ़, सूखे, जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों का अभाव, गरीबी, कृषि जोत के निम्न आकार, आधारभूत संरचना। देखिए, सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कारक लिखा है और डायग्राम फ्लो चार्ट में इन्होंने पॉइंट्स में लिखा, ठीक है। और साथ ही साथ कृषि जोत का आकार लिखा है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, फैक्ट से उसको जस्टिफाई भी किया है। तो 0.6 पढ़ी, अर्थात इनकी कृषि जीवन निर्वाह कृषि है, यह एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। और इसको अंडरलाइन भी किया इन्होंने, क्या है, जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो व्यावसायिक कृषि, यह इंपॉर्टेंट है। फिर आधारभूत संरचना का अभाव, आधारभूत संरचना के अभाव में क्राइसिस में लिखा है इन्होंने, शिक्षा का निम्न स्तर, कौशल का निम्न स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, सड़क परिवहन का अभाव, ये सारी चीजें हैं। फिर उपरोक्त कारकों के कारण बिहार सभी क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है, जिनमें से स्वास्थ्य क्षेत्र प्रमुख है। अब कि हेल्थ से कनेक्ट कर रहा है, तो हेल्थ के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, और उसके लिए क्या कारण है, देखिए, पोषण का अभाव, और इसको फ्लो चार्ट में दिया। देखिए, चीजों को टेक्निकल पॉइंट है। अब पोषण का अभाव, इसको डिटेल्स में लिखने की जरूरत नहीं है। अस्पतालों की कमी में बहुत हमें कुछ नहीं करना है, इसलिए हमने क्या किया, इन्होंने फ्लो चार्ट में दिया, जो कि बहुत ही सही अप्रोच है यह। फिर बिहार सरकार, उसके बाद क्या किया इन्होंने, बिहार सरकार द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लिए गए कदम, और फिर एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो लड़का आप लोग कर सकते थे, पैराग्राफ में भी लिख सकते थे, लेकिन सबसे बेस्ट वे ये हो, जब प्रूफ भी हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पे 27 मार्क्स मिला है। आयुष्मान भारत केंद्र की योजनाओं को विधिवत तरीके से लागू किया गया, मात्र जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उसको इन्होंने बहुत अच्छे से ये किया। फिर देखिए, उपरोक्त योजनाएं पर्याप्त है या नहीं, इसका आकलन इस आधार पर किया जा सकता है, इन योजनाओं के क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर कितना किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो ये सारे जो कितने इफेक्टिव हैं या किससे डिसाइड होगा, जो इसका ग्रास रूट लेवल पे इंप्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, और उस इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बिहार गवर्नमेंट। तो इस तरह से आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको एक नया झलक दिख रहा होगा क्वेश्चन के हर एक एंगल में। और फिर क्या किया इन्होंने, अलग अलग जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी इन डिटेल्स किया है। मातृत्व सुरक्षा योजना है, स्कीम्स है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को भी इन्होंने क्या किया है, मेंशन किया है। इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन के साथ आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया दिख रहा होगा, कुछ बेहतर दिख रहा होगा, कुछ अलग दिख रहा होगा। यही कारण है इस क्वेश्चन में 26 हो सकता है। आई होप कि आपको थोड़ा सा तो इस क्वेश्चन के अप्रोच का अंडरस्टैंडिंग समझ में आया। सारे बच्चे जैसे भी मेंस दे रहे हैं, अगर कारण से उनके मार्क्स कम आ रहे हैं तो इससे आप अपने आप को इवैल्यूएट और कोशिश कीजिए जो इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन कंप्लीट क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मगर 4 पार्ट है, हम लोग गलती क्या करते हैं, पहले पार्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए आगे निकल नहीं, चारों पार्ट का एक इंटीग्रेटेड इंट्रोडक्शन होना चाहिए और उसकी झलक हमें के परिचय में दिखनी, तो ही हमारे मार्क्स बेहतर होंगे। तो